Hello, dear 8th class students. We are doing the exercise of your chapters 5. ठीक है, चैप्टर फिनिश हो गया, एक्सप्लेनेशन डन. आई होप आपको समझ में आया होगा. अब एक्सरसाइज कर लेते हैं फटाफट. चिल्ड्रन, वन थिंग आई वांट टू टेल यू कि आप ये मत सोचिए कि हमारे सिलेबस या हमारे स्कूल में ये पर्टिकुलर ऑथर लगा हुआ है या ये पर्टिकुलर बुक चल रही है तो हमें ये पढ़ना है या इससे हमें बेनिफिट नहीं होगा. एक्चुअली कॉन्सेप्ट तो सब जगह सेम है ना. अब आप बड़े हो गए, अब आप बहुत छोटे बच्चे नहीं हो कि आपको बुक की सारी लाइंस अंडरलाइन करवाई जाए और आंसर मार्क करवाए जाए. दैट वे यू डोंट हैव टू स्टडी. यू हैव टू स्टडी ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सेप्ट्स. कोई भी बुक हो, कुछ भी हो, क्योंकि जब क्वेश्चन पेपर बनता है तो किसी भी बुक से रेफर करके बन सकता है ना. तो कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए. यू डोंट वरी अबाउट दी बुक्स. आई हैव टू टेक अ पर्टिकुलर बुक, रेफर टू अ पर्टिकुलर ऑथर. वाई? क्योंकि अगर मैं बिना बुक के आपको कोई कॉन्सेप्ट पढ़ाने बैठूंगी ना, जैसे अब एंडोक्राइन या एक्सोक्राइन, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका डिफरेंशिएट बिटवीन द एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड्स. तो एज सच मैं आपको बता दूंगी कि हाँ थ्योरेटिकली ये होता है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स ऐसे हैं, एक्सोक्राइन ऐसे हैं, या फिर मुझे आपको हर चीज़ के नोट्स देने पड़ेंगे, है ना. वो यूट्यूब के थ्रू इतना पॉसिबल नहीं हो पाएगा. तो उससे बेटर ये है कि मैं आपको एक चैप्टर का बेसिस लेके समझाऊं. और उसमें एक तो ये होता है कि वो क्योंकि जो चैप्टर है दैट इज स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू योर लेटेस्ट सिलेबस, तो उसमें कोई भी टॉपिक मिस आउट नहीं होता है हमसे. और हम हर चीज़ को कवर कर सकते हैं. या तो हम नोट्स बना के पढ़ाएं आपको, या फिर ऐसे पढ़ाएं. नोट्स बना के पढ़ाने में क्या होता है कि हर बच्चे को जो है वो मतलब नोट्स के थ्रू पढ़ाने का मतलब है कि हम एग्जैक्टली वही पढ़ा रहे हैं जितना रिक्वायर्ड है. उसमें एक भी लाइन एक्स्ट्रा नहीं होती है. नोट्स जब हम लिखवा देते हैं ना या नोट्स के थ्रू पढ़ाते हैं तो नोट्स आर वेरी कंसाइज. नोट्स में कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं होता है. नोट्स तो पूरे के पूरे वैसे की वैसे होते हैं. तो लेकिन जब हम चैप्टर को फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं तो वी नीड टू स्टडी समथिंग एक्स्ट्रा ऑल्सो. थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा पढ़ना चाहिए एज पर मी. तो दैट इज़ वाई नोट्स से डायरेक्ट पढ़ना सही नहीं रहता है. एक बार आप चैप्टर को पढ़िए, फिर आप नोट्स को रेफर कर सकते हैं. सिंस आई कैन नॉट डू दैट, सो आई एम टीचिंग यू थ्रू द चैप्टर, थ्रू द बुक इटसेल्फ. इसलिए मैं बुक को रेफर करती हूँ. अब किसी ना किसी बुक को रेफर करना पड़ेगा. मैं 9th-10th का जो सिलेबस है वो सेलिना से पढ़ाती हूँ. मुझे 9th-10th के लिए सेलिना बहुत अच्छी लगती है. जो कंसाइज सेलिना पब्लिशर, सेलिना पब्लिकेशंस की जो बुक है आपकी, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की, मैथ्स की भी, मैथ्स की नहीं, हाँ मैथ्स की भी है. तो ये सारी बुक्स सेलिना की मुझे बहुत अच्छी लगती हैं. लेकिन 8th के लिए मुझे साइंस, बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री की सेलिना की बुक उतनी मतलब अप्रोप्रिएट नहीं लगी. अच्छी है, दैट इज़ ऑल्सो गुड. तो दैट इज़ वाई आई हैव टेकन दी कॉर्डोवा बुक्स, है ना. 8th का मैं सिलेबस कॉर्डोवा से करा रही हूँ. 8th का इस बायो तो कंप्लीट होने वाला है. इसके बाद एक ही चैप्टर बचा है आपका, और उसके बाद फिर मैं केमिस्ट्री कंप्लीट करके देन आई मूव ऑन टू दी लोअर क्लासेस ऑल्सो. मैं सोच रही हूँ कि 6th-7th का भी आपको पूरा सिलेबस यूट्यूब पे प्रोवाइड करूँ सो दैट द स्टूडेंट्स कैन स्टडी एट देयर ईज. तो डू लेट मी नो इफ़ यू हैव एनी सजेशंस. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. डिफरेंशिएट बिटवीन द एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड्स. This particular answer is given on the very first page of your chapter, that is page number 53. दो पॉइंट्स आपको लिखने चाहिए इसमें. डिफरेंसेस जब भी आप लिखें चिल्ड्रन, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, टेबल बना के लिखें. डिफरेंस आप जब भी लिखें कॉलम बना के लिखिए. आप यहाँ पे मेंशन करिए एक्सोक्राइन. पहले एंडो पूछा है तो पहले एंडो लिखो. जो पहले पूछा जाए वो पहले मेंशन करिए, ठीक है. तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स पहले लिख दो आप, फिर लिख दो आप एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, फिर उसका नंबर 1 पॉइंट कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होते हैं. दे आर डक्टलेस ग्लैंड्स, दे रिलीज द सिक्रीशंस डायरेक्टली इनटू द ब्लड. एक्सोक्राइन ग्लैंड्स क्या होते हैं, जो कि टारगेट ऑर्गन्स पे अपने सिक्रीशंस रिलीज करते हैं. डक्ट्स होती हैं उनकी प्रॉपर, ब्लड में ब्लड के थ्रू उनके सिक्रीशंस मूव नहीं करते हैं, ठीक है. उसके बाद आप एंडोक्राइन ग्लैंड्स के एग्जांपल दे सकते हैं और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के एग्जांपल दे सकते हैं. तो इस तरीके से टेबल बना के डिफरेंसेस को लिखा करिए. दैट इज़ वेरी स्कोरिंग, और टीचर को भी एक बार में समझ में आता है. और देखो बिलीव मी, अगर आप अच्छे से अपने वर्क को प्रेजेंट करते हैं ना तो इट इज़ वेरी स्कोरिंग. टीचर के ऊपर एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है एंड वी वांट टू गिव मार्क्स. बोर्ड की कॉपी जब हम करेक्ट करते हैं, बोर्ड की नोटबुक्स जो आंसर शीट्स आती हैं आपकी, जब हम करेक्ट करते हैं तो बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस होते हैं हमें कि ऐसे करिए ऐसे करिए. बट स्टिल जब हम एक बार कॉपी देखते हैं ना तो वो प्रेजेंटेशन देख के दिल खुश हो जाता है. तो वी वांट टू गिव मार्क्स कि हाँ ये बच्चा अच्छा है, इसको नंबर दो.
और ऐसी अगर अनरूली प्रेजेंटेशन हो, ऊपर नीचे लिखा हो, गंदा लिखा हो, तो मन नहीं करता नंबर देने का, सही भी हो तब भी लगता है भाड़ में जान दे, मतलब दैट वे। तो यू मस्ट बी केयरफुल अबाउट दीज थिंग्स। ओके, व्हाट हैपेंस व्हेन देयर इज लेस सीक्रेशन ऑफ थायरॉक्सिन? थायरॉक्सिन जो है आपका क्या करता है, थायरॉक्सिन हार्मोन जो है वो आयोडीन होती है उसमें, तो उसके लेस सिक्रीशन से गॉइटर होता है। दिस इज गिवन ऑन पेज नंबर 54, है ना। गॉइटर होता है, मिक्सोडीमा होता है अडल्ट्स में, जहाँ पे कि स्वेलिंग आ जाती है। क्रेटिनिज्म बच्चों में होता है जहाँ पे कि ग्रोथ रिटार्ड हो जाती है। तो थायरॉक्सिन के जो डिटेल्स दे रखे हैं, दे आर गिवन ऑन पेज नंबर 54। राइट द फंक्शंस ऑफ द एड्रेनालिन हार्मोन। एड्रेनालिन के फंक्शंस जो हैं दे आर ऑल्सो गिवन ऑन पेज नंबर 54। एड्रीनल ग्लैंड सिक्रीट करते हैं एड्रेनालिन। स्ट्रेस और जो एक्चुअली या तो ये हार्मोन जो है ये आपको स्ट्रेस को डील करने की एनर्जी देता है, ठीक है। या तो आप इसमें ऐसे समझ सकते हैं कि आपको आपके सारे जो ऑर्गन्स हैं वो इस तरीके से काम करते हैं। ब्लड, इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स में एक्स्ट्रा ब्लड पंप होता है ताकि आप किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन से डील कर सकें। इसको हम फाइट और फ्लाइट हार्मोन भी बोलते हैं। इसका हमने काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया था कि फाइट या तो आपको फाइट के लिए तैयार करेगा कि आप लड़ाई कर लीजिए, जो भी सिचुएशन है उससे डील करिए। ईदर यू फाइट और यू टेक अ फ्लाइट। फ्लाइट मतलब एरोप्लेन से नहीं जाना है, फ्लाइट मीन्स अवॉइड द सिचुएशन, फ्लाइट करिए, वहाँ से भाग जाइए, तो अवॉइड द सिचुएशन। तो फाइट और फ्लाइट हार्मोन बोलते हैं इसको। फाइट और फ्लाइट सिचुएशंस में हेल्प करता है। तो ये पूरा दे रखा है पेज नंबर 54 पे। देन व्हाट इज अडोलेसेंस, व्हाई द बॉय वॉइस, व्हाई द वॉइस ऑफ बॉयज बिकम्स होर्स ड्यूरिंग दिस पीरियड। अडोलेसेंस क्या है? अडोलेसेंस की डेफिनेशन दे रखी है, आई एम जस्ट कंसल्टिंग द पेज नंबर, इट इज गिवन ऑन पेज नंबर 56। और होर्स क्यों हो जाती है वॉइस? क्योंकि थायराइड ग्लैंड जो है वो, सॉरी, जो एडम्स एप्पल है वो डेवलप हो रहा होता है उस समय। तो ये जो है 57 पेज पे दे रखा है कि चेंज इन वॉइस होती है क्योंकि वॉइस बॉक्स जो है, जो एडम्स एप्पल है, या वो ग्रो करता है, ठीक है। सो दिस इज गिवन ऑन पेज नंबर 57। तो थोड़ा सा वॉइस जो है खराश आ जाती है, होर्स हो जाती है वॉइस। अडोलेसेंस क्या है? अडोलेसेंस इज द पीरियड विच लीड्स टू reproductive maturity in young boys and girls, that is known as adolescence period, and it is a period of great stress। यहाँ पे बच्चों को बहुत स्ट्रेस भी होता है, बच्चे बहुत कई इंजॉय भी करते हैं, इमोशनल चेंजेस होते हैं, यहाँ पे फिजिकल चेंजेस होते हैं आपकी बॉडी में, यू आर क्वाइट डिस्टर्ब्ड बाय दोज थिंग्स। तो उसको मैनेज करने के लिए भी बहुत सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी चैप्टर जब पढ़ा था। तो actually adolescence is that period of life that is characterized by those physical and emotional changes which a child has to undergo, because he or she is reaching the age of puberty, and puberty means the age of sexual maturity, when the child becomes he or she is still not an adult। तो एक transition stage है ये। अभी आप बच्चे, छोटे से बच्चे थे बिल्कुल, अब थोड़े से बड़े हो गए हो, अलग कैटेगरी में आ गए हो, लेकिन उतने बड़े भी नहीं हुए कि आपके अंदर बहुत सारी मैच्योरिटी हो, क्योंकि फिजिकल चेंजेस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। सराउंडिंग्स में भी आपके पीयर प्रेशर भी इस समय बढ़ जाता है, सराउंडिंग्स भी चेंज होती हैं। तो इस समय बच्चे को ना एडजस्ट होने में दिक्कत होती है कि ही और शी इज़ नॉट एबल टू अंडरस्टैंड वेदर द चाइल्ड इज़ एन अडल्ट, या छोटा है या बड़ा हो गया है, छोटे की कैटेगरी में आ रहा है, बड़ों की कैटेगरी में आ रहा है। वो बहुत सारी जो चेंजेस होते हैं ना, दैट इज़ द अडोलेसेंट पीरियड। वो आप पढ़ चुके हैं कि बॉडी शेप चेंज होती है, सेक्स ऑर्गन्स डेवलप होते हैं, सेकेंडरी सेक्स के सेक्सुअल कैरेक्टर्स डेवलप होते हैं, वॉइस चेंजेस होती हैं, आपकी फिजिकल जो मस्कुलर डेवलपमेंट है वो होता है, हाइट इंक्रीज होती है। तो देयर आर सो मेनी चेंजेस। एंड ओके, नेक्स्ट इज व्हाट इज स्ट्रेस, राइट इट्स कॉज एंड इफेक्ट्स। स्ट्रेस क्या है? दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 60। स्ट्रेस क्या है? कोई भी ऐसा चेंज जो कि आपको अफेक्ट कर रहा है, इट माइट बी पॉजिटिव और इट माइट बी नेगेटिव, उसको हम स्ट्रेस बोल रहे हैं, ठीक है। सो इट इज गिवन ऑन पेज नंबर 60। अ स्टेट ऑफ मेंटल, इमोशनल और फिजिकल स्ट्रेन इज कॉल्ड स्ट्रेस।
स्ट्रेस के पॉजिटिव इफेक्ट्स भी होते हैं, नेगेटिव इफेक्ट्स भी होते हैं। स्ट्रेस बच्चे कई जो डील कर लेते हैं स्ट्रेस से, स्ट्रेस मैनेजमेंट जिनको आता है, वो स्ट्रेस की वजह से, थोड़ी प्रेशर की वजह से बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। कई स्टूडेंट्स जो होते हैं वो स्ट्रेस को डील नहीं कर पाते, तो वो स्ट्रेस में आके उनकी परफॉर्मेंस लेवल डाउन हो जाता है। तो स्ट्रेस हैज़ इट्स ओन बेनिफिट्स एंड इट हैज़ इट्स ओन नेगेटिव इफेक्ट्स। ऑन एंड ऑल बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है। तो स्ट्रेस की डेफिनेशन दे रखी है पेज नंबर 60 पे। इसके कॉज एंड इफेक्ट्स भी वहीं दे रखे हैं। कॉज क्या हो सकता है स्ट्रेस का? पीयर प्रेशर, एक बहुत बड़ा कॉज है पीयर प्रेशर एंड लैक ऑफ टाइम मैनेजमेंट। स्टूडेंट्स अपने टाइम को मैनेज नहीं करते हैं, टाइम पे काम नहीं कर पाते हैं, वर्क फिनिश नहीं होता है, तो प्रेशर में आता है बच्चा, स्ट्रेस में आता है। पीयर प्रेशर डील करने की वजह से, पीयर प्रेशर को डील नहीं कर पाते तभी स्ट्रेस में आते हैं। स्टडीज़ का स्ट्रेस होता है, एग्ज़ाम्स का स्ट्रेस होता है, अच्छे मार्क्स चाहिए, या आपके पेरेंट्स के आपके साथ बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस जुड़ी हुई हैं, तब भी बच्चे स्ट्रेस में आ जाते हैं। टीचर्स भी कई बार बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रखते हैं कुछ स्टूडेंट से। सो ऑल दीज आर कॉजेज ऑफ स्ट्रेस आ जाता है बच्चा, या फिर यह है स्ट्रेस में आ जाता है बच्चा, या फिर यह है कि हमारे जो फ्रेंड्स हैं, या हमारे पेरेंट्स हैं, या फिर हमारे कजन्स हैं, या कोई भी रिलेटिव है जिसको हम बहुत लाइक करते हैं, उससे हमारा डिसएग्रीमेंट हो जाए, हम एक होते ना फाइट हो जाए थोड़ी बहुत, तब भी हम स्ट्रेस में आ जाते हैं, हमें अच्छा नहीं लगता, मूड ऑफ जिसको कहते हैं कि मूड ऑफ हो गया, तो वो भी एक स्ट्रेस का रीज़न है। इसके इफ़ेक्ट्स क्या हैं? ज़्यादा स्ट्रेस में आने से ऑब्वियसली देर आर सो मेनी फिजिकल साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स तो होते ही हैं, फिजिकल इफ़ेक्ट्स भी हैं। इट विल कॉज यू हेडेक, एंगर, इरिटेशन, एंग्जाइटी, थक जाएंगे आप, आपका किसी काम में मन नहीं लगेगा, यू विल फील इरिटेबल, यू विल फील सैड, यू विल हैव ट्रबल इन स्लीपिंग एंड ईटिंग, ऑब्वियसली यू विल नॉट बी एबल टू स्टडी। तो ये सारी चीज़ें जो है स्ट्रेस की वजह से जनरेट होती हैं, ये सारी सिचुएशंस या फीलिंग्स स्ट्रेस की वजह से जनरेट होती हैं। सो यू हैव टू लर्न टू मैनेज स्ट्रेस। स्ट्रेस में हेल्थ बहुत ज़्यादा नेगेटिवली अफेक्ट होती है अगर स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो जाए, या बहुत लंबी ड्यूरेशन के लिए हो जाए। दोनों चीज़ों में, दोनों सिचुएशंस में योर हेल्थ इज़ हाईली अफेक्टेड नेगेटिवली। ओके, नाउ लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस पे आते हैं। राइट अ नोट ऑन द हार्मोनल एक्टिविटीज ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड एंड द पैनक्रियास। तो ये आपके जो पिट्यूटरी और पैनक्रियास का दे रखा है, इट इज़ गिवन ऑन पेज नंबर, जो आपकी टेबल है ना, पेज नंबर 54 एंड 55। पिट्यूटरी इज गिवन ऑन 54 एंड पैनक्रियास इज गिवन ऑन 55। तो पिट्यूटरी क्या, कौन कौन से हार्मोन सिक्रीट करता है वो आपको बताने हैं, और उनके फंक्शंस क्या हैं वो बताने हैं। सेम विद पैनक्रियास, ठीक है, ये सारा डिटेल में दे रखा है। इसको आपको लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है क्योंकि आपको ये नोटबुक में लिखना है, इसीलिए डिटेल में लिखना है। एग्जाम में ऐसा डिटेल में लिखने को नहीं आता है, एग्जाम में आपसे बोलेंगे स्पेसिफिक पॉइंट्स देंगे, वही लिखना होगा। ओके, व्हाट चेंजेस अकर ड्यूरिंग एडोलेसेंस, डिस्क्राइब इन डिटेल। एडोलेसेंस के चेंजेस आपसे पूछे हैं, बहुत सारे चेंजेस हैं भाई, है ना। दे आर गिवन ऑन पेज नंबर 56 एंड 57। 56 में भी हैं, 57 में भी हैं, 58 में भी हैं। वो सारे चेंजेस आपको उतना डिटेल में यहाँ पे तो लिखा है डिस्क्राइब इन डिटेल, नोटबुक में डिटेल में लिखना है, लेकिन अदरवाइज आपको हेडिंग्स याद होनी चाहिए कि हाइट इंक्रीज होती है, बॉडी शेप चेंज होती है, वॉइस चेंज होती है, स्वेट और सेबेशियस ग्लैंड्स एक्स्ट्रा एक्टिव हो जाते हैं, डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टर्स, वो सारे क्या होते हैं वो भी आपको मेंशन करने हैं। Then write the problems related to adolescence. As I already told you कि adolescence की problems बहुत सारी होती हैं, क्योंकि वो बच्चे की ना ट्रांजिशन स्टेज है, बच्चा जो है वो ग्रो कर रहा है, चेंज ओवर हो रहा है, उसका चेंज ओवर फेज है, ट्रांजिशन स्टेज है। तो उसमें द चाइल्ड इज़ नॉट एबल टू एडजस्ट वेरी वेल टू हिज और हर सराउंडिंग्स। तो वही एडोलेसेंस की प्रॉब्लम्स है, जैसे कि द चिल्ड्रन दे बिकम सेल्फ कॉन्शियस, क्योंकि उनके फिजिकल चेंजेस बहुत सारे हो रहे हैं, सो दे कीप ऑन admiring, yeah, looking at themselves in the mirror, and they sometimes they are not very happy with the changes they are undergoing, because their body parts are developing in various proportions. So they like to spend a lot of time in personal grooming. Then they don't like to share their problems with others, especially with parents, because of their hesitation due to their physical and emotional changes. Then they feel insecure because at this age they are undergoing so many changes, so they want to prove themselves also. तो वो हमेशा उनको ये लगता है कि अरे मैंने ऐसा बोल दिया तो
विल दी अदर पर्सन थिंक दैट आई एम नॉट इंटेलिजेंट, मतलब इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स भी आ जाता है, बच्चा कॉन्फिडेंस लूज़ करता है, हेजिडेंट फील करते हैं, इनसिक्योरिटी डेवलप होती है। क्योंकि बॉडी, सबसे बड़ी बात क्या होती है कि जो फिजिकल चेंजेस होते हैं ना, वो भी बच्चे के हमेशा दे आर एट द बैक ऑफ द माइंड ऑफ द चाइल्ड। एंड इसके लिए बेस्ट क्या रहता है कि आप गेम्स में इन्वॉल्व हो, अच्छी अच्छी बुक्स पढ़िए, अपनी स्टडीज़ पे कंसंट्रेट करिए, और फिजिकल एक्सरसाइज या कोई अच्छी सी हॉबी डेवलप करना बहुत ज़रूरी है, ताकि जो ये सारे जो इश्यूज़ हैं ना वो आपके दिमाग से हट जाएं, उनको सोचने का आपको टाइम ही ना मिले। सो इसमें अच्छा प्रॉब्लम्स क्या आती हैं, हम ये बात कर रहे थे तो कि बच्चे अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, पीयर्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एज़ कम्पेयर टू द पेरेंट्स। दे ऑल्सो गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द ऑपोजिट सेक्स, हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं इस समय। दे वरी अबाउट द फ्यूचर ऑल्सो, फ्यूचर टेंशंस भी होती हैं। दिस इज़ नोन एज अ पीरियड ऑफ स्टॉर्म एंड स्ट्रेस, एज आई हैव टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो, कि राइट और रॉन्ग के बीच में भी कन्फ्यूजन होता है कि क्या सही है क्या गलत है। वो भी बच्चा इस समय सोशली भी थोड़ा सा एक्टिव हो जाता है, उसको समझ नहीं आता कि जो चीज़ें हो रही हैं वो सही हैं कि गलत हैं, उसमें भी थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है। Then they also want to niche out, they want to make a particular niche for themselves, एक social identity create करना चाहता है बच्चा। तो ये सारी जो problems हैं they are related to adolescence। आप इतनी सारी problems ऐसे नहीं लिखना है, आपको एग्जाम में ऐसा नहीं आता है कभी भी। तो ये तो सिर्फ नोटबुक्स के, मैं आपको बार बार बता रही हूँ, जो एक्सरसाइज वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, ये नोटबुक में लिखने के लिए है। नोटबुक आपको कंप्लीट करना ज़रूरी है क्योंकि टीचर उस पर मार्क्स देती है। आई एम श्योर आपके स्कूल में भी नोटबुक के मार्क्स होते होंगे, एक्टिविटी के और नोटबुक के। तो ये सब चीज़ें आपको उसमें लिखनी है। अदरवाइज़ ये जो सारे इश्यूज़ हैं ना, ये आप जब इंग्लिश में अपना कुछ ऐसे टॉपिक्स लिखते हैं, आर्टिकल लिखते हैं या कोई ऐसी चीज़, उसमें भी काम आते हैं। तो आप ना इसी को कहते हैं कोऑर्डिनेट करना, कोऑर्डिनेशन बिटवीन डिफरेंट सब्जेक्ट्स। तो ये सब ध्यान में रखिए। इतना सारा आपको एग्जाम में लिखने को नहीं आएगा, बायोलॉजी के एग्जाम में लिखने को नहीं आएगा, ठीक है। बायोलॉजी के एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं वो आपने देखा, 10th बोर्ड के बेसिस पर ही क्वेश्चन पेपर का पैटर्न होता है, उसी के हिसाब से क्वेश्चंस आते हैं, सिमिलर क्वेश्चंस आते हैं, ये ऐसे टाइप क्वेश्चंस नहीं आते हैं। ओके, हाउ कैन वी मेंटेन पर्सनल हाइजीन। पर्सनल हाइजीन आप कैसे मेंटेन कर सकते हैं, ये सब आपको पता ही है। दिस इज गिवन ऑन पेज नंबर 60 कि आप रोज़ हैव अ बाथ डेली, अपने कपड़ों को साफ़ रखिए, कपड़े साफ़ पहनिए, बेसिक क्लीनलीनेस की जो एक्टिविटीज़ हैं उनको फॉलो करिए। क्योंकि ये जो टाइम है ना, इसमें जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आपके स्वेट और सिबेशियस ग्लैंड दोनों की एक्टिविटीज़ बढ़ जाती है। स्वेटिंग भी, प्रोफ्यूज स्वेटिंग होती है, एंड सिबेशियस ग्लैंड से सीबम जो रिलीज़ होता है ना, जिससे कि ऑयली हो जाता है फेस, वो सब चीज़ें, वो एक्टिविटी भी बहुत इंक्रीज हो जाती है। तो यू हैव टू मेंटेन दैट, एंड have bath daily, change your undergarments daily, girls should take care during menstruation। ये मैंने आपको जब पढ़ाया था तो समझाया था डिटेल में, है ना। आई डोंट थिंक आई नीड टू गो इनटू so much details again। then you have to maintain a proper lifestyle and good eating habits, क्योंकि आपके इस समय ब्रेकआउट होते हैं स्किन में, एक्ने या पिंपल्स वाली इश्यूज आते हैं ना, ब्रेकआउट्स जिसको हम बोलते हैं। तो उसके लिए आपको हेल्दी डाइट खानी बहुत ज़रूरी है। फाइबर्स खाइए, बहुत सारा पानी पीजिए, लिक्विड डाइट पीजिए, फ्रूट्स खाइए काफ़ी सारे, एंड ऑयली एंड फ्राइड स्टफ को आप अवॉइड करेंगे तो दैट वुड बी गुड फॉर योर स्किन। एंड देन पर्सनल लाइफस्टाइल में आप क्या कर सकते हैं कि एक्सरसाइज करिए, वॉकिंग पे जाइए, जॉगिंग करिए। अभी यंग हैं, यू कैन वॉक, यू कैन जॉग, यू कैन रन, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल एट दिस एज। आउटडोर गेम्स खेलिए, एंड इफ़ यू कैन यू शुड डू सम योगा ऑल्सो, अदरवाइज स्कूल में भी काफ़ी गेम्स होते हैं। ओके, नेक्स्ट इज व्हाट इज स्ट्रेस मैनेजमेंट, हाउ कैन वी मैनेज स्ट्रेस। स्ट्रेस क्या है, सबसे पहले वो बात, फिर उसको कैसे मैनेज करें। तो स्ट्रेस क्या है, आप इमोशनली, फिजिकली या मेंटली किसी भी तरीके की परेशानी में है, स्ट्रेन में है, तो उसको हम स्ट्रेस बोलते हैं, ठीक है। तो उसको मैनेज करना, ये पेज नंबर 60 पे दे रखा है। स्ट्रेस मैनेजमेंट क्या है कि किस तरीके से, द वेज एंड मेथड्स टू डील विद दैट पर्टिकुलर स्ट्रेस दैट यू आर फेसिंग इज नोन एज स्ट्रेस मैनेजमेंट। तो हम किस किस तरीके से स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं। सबसे पहले आप देखो, किसी भी चीज़ को आपको मैनेज करना है तो उसके लिए आपको उसके सबसे पहले उसका रीज़न पता होना चाहिए, कॉज पता होना चाहिए, तभी तो आप उसका सोल्यूशन निकालेंगे। तो स्ट्रेस के रीजंस क्या है, आप किस वजह से स्ट्रेस में आ रहे हैं। अगेन फर्स्ट इज पीयर प्रेशर, आपके जो फ्रेंड्स हैं उनके प्रेशर में आके, अपने ग्रुप के प्रेशर में आके आप स्ट्रेस में आ जाते हैं कि भाई कुछ भी रीज़न हो सकता है कि सम ऑफ योर फ्रेंड्स हैव
they may be rich, they may be using ultimate electronic devices, or they may be having nice shoes, और बहुत सारी चीज़ें होती है ना। बच्चे को तो हर चीज़ एक बड़ी इंपॉर्टेंट, अब तो मेरे तो दिमाग से उतर गए कि बच्चों को तो छोटी छोटी चीज़ें, जैसे फ्रेंडशिप बैंड है, अब किसी ने किसी को दिया, आपको नहीं दिया, उसी से उस टेंशन आ जाता है बच्चा। तो बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। देन पढ़ाई का प्रेशर होता है, एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, उसके स्ट्रेस होता है, आपने अपना काम कंप्लीट नहीं किया, नोटबुक्स कंप्लीट नहीं किए हैं, या जो भी है आपकी प्रैक्टिकल फाइल कंप्लीट नहीं है, वो डेट आ गई है, तो बच्चा स्ट्रेस में आता है। पेरेंट्स और टीचर्स दोनों की अगर आपसे हायर एक्सपेक्टेशन है, तब भी स्टूडेंट स्ट्रेस में रहते हैं। कई बार टीचर्स ओवरलुक करते हैं, आपको उतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं। आपके बेस्ट फ्रेंड जो है वो क्लास प्रीफेक्ट बन गया, मॉनिटर बन गया, आपको उतनी इंपॉर्टेंस नहीं मिली, तब भी आप स्ट्रेस में आते हैं। या फिर हमारी आपस में लड़ाई हो जाती है फ्रेंड्स में, उससे भी हमें बड़े सारे मेंटल इश्यूज़ होते हैं। तो ये सारे स्ट्रेस के रीजंस हैं। अब इसको मैनेज करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? फर्स्ट इज़ ट्राई टू रिमेन काम, एक पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप करिए, एक्सरसाइज करिए रेगुलरली, योगा प्रैक्टिस करिए, हॉबीज़ डेवलप करिए। यू शुड हैव वन और मोर देन वन हॉबीज़। कोई पर्सनल हॉबीज़ ऐसी ज़रूर होनी चाहिए कि आप जिसको अपने स्पेयर टाइम में कर सकें, या जब आप बहुत स्ट्रेस आउट फील कर रहे हैं तब आप उस काम को कर लें, जस्ट टू रिलीज़ योर टेंशन। देन टाइम मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट की वजह से सबसे ज़्यादा स्ट्रेस होता है स्टूडेंट लाइफ में, क्या हर लाइफ की हर स्टेज में। तो टाइम को मैनेज करना सीखिए, प्लीज़ मैनेज योर टाइम वेल, दैट इज़ अ ग्रेट स्ट्रेस कॉजर, अ कॉज ऑफ स्ट्रेस। तो इस तरीके से ये सब पेज 60 एंड 61 पे भी दे रखे हैं कि मैनेजमेंट ऑफ स्ट्रेस, कि हम कैसे डील कर सकते हैं, स्ट्रेस को कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो दैट इज़ द आंसर विच यू हैव टू राइट। देन योर एप्लीकेशन एंड स्किल बेस्ड क्वेश्चंस, look at the picture given alongside, that is the figure A, and answer the following questions. You can see the figure very well. There is a tall person standing there. Okay. क्या है? आइडेंटिफाई द डिजीज। ये इतना लंबा कैसे हो गया? कौन सी डिजीज है? क्या प्रॉब्लम है इसको? ओवर सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन दैट लीड्स टू जाइगेंटिज्म। तो डिजीज क्या होगी? जाइगेंटिज्म। नेम द हार्मोन रिलेटेड टू दिस डिजीज। कौन से हार्मोन की वजह से ये होता है? तो ग्रोथ हार्मोन की वजह से होता है। हार्मोन हो गया ग्रोथ हार्मोन। व्हाट इज द कॉज ऑफ दिस डिजीज? ओवर सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन इज द कॉज ऑफ दिस डिजीज। ठीक है, अंडर सिक्रीशन होगा तो क्या होगा? ड्वार्फिज्म होगा। ओवर सिक्रीशन है तो जाइगेंटिज्म होगा। Next is look at the picture given alongside, that is figure B, and answer the following questions. Identify the disease. You can very well see कि जो throat है वो बहुत ज़्यादा swollen है, तो disease कौन सी हो गई? goiter हो गई। Name the hormone related with this disease. Hormone कौन सा हो गया आपका? thyroxine हो गया। और क्या है? व्हाट इज़ द कॉज ऑफ दिस डिजीज़? कॉज क्या है इस डिजीज़ का? कि थायरॉक्सिन का जो सिक्रीशन है वो कम होगा। तो हाइपो सिक्रीशन, कम को क्या बोलते हैं हम? हाइपो। ज़्यादा को क्या बोलते हैं? हाइपर। तो हाइपो सिक्रीशन ऑफ द थायरॉक्सिन हार्मोन इज द कॉज ऑफ goiter. Okay, next is a doctor advised a person to take an injection of insulin before having meals. Give the reason. खाना खाने से पहले इंसुलिन का इंजेक्शन लेना है किसी बंदे को, तो वो क्यों ऐसा क्यों करना है उसको? क्योंकि ऑब्वियसली ही इज सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज़, तो ही और शी हैज़ टू मेंटेन हिज ब्लड शुगर लेवल बिफोर कंज्यूमिंग फूड। क्योंकि जब फूड खाएगा वो, तो फूड डाइजेस्ट होकर ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा, ग्लूकोज ब्लड में आ जाएगा डाइजेशन के बाद। तो इसलिए ब्लड में ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा ना हो जाए, दैट इज़ वाई ही हैज़ टू टेक दिस इंजेक्शन। So that is the particular reason कि वो person जो है suffering from the person is suffering from diabetes mellitus, and insulin has to be taken to maintain the sugar level of blood. नेक्स्ट रोहन, आप जो क्वेश्चन पूछा जाए उसको पढ़ के स्पेसिफिक आंसर दीजिए। अपने मन से कुछ भी डिटेल नहीं लिखना है, लेकिन हाँ जो पूछा जा रहा है उसका स्पेसिफिक आंसर दीजिए। Rohan, a 13-year-old boy, observes some physical changes in his body. He becomes worried and confused. What is the reason for these changes? अब देखो रोहन है 13-year-old, आपको बताया है क्लियरली, तो ऑब्वियसली दैट इज दी just the start of adolescence. The boy has reached or just started with the puberty, so he's undergoing some physical changes, so obviously he is worried and confused. बच्चे को अजीब लगता है, तो what is the reason? तो reason क्या है इसका? कि the child is going through the age of puberty, going through the age of adolescence, and reason क्या है? कि जो secondary sexual hormones है उनका secretion start हो गया है।
Why should he not be worried, and to whom can he go and talk? He shouldn't be worried. He shouldn't be worried because these are all natural changes, very natural. अगर ये नहीं होंगे then there's a cause for worry. If they are taking place then it is okay, it is very natural. तो whom can he go and talk? अब ये बात किससे करे, ये डिपेंड करता है कि वो बच्चा किसके क्लोज है. इफ़ ही इज़ क्लोज टू हिज पेरेंट्स तो ही कैन गो एंड टॉक टू देम. अगर कोई सिबलिंग है, उसका बड़ा भाई है, तो उससे बात कर सकता है, या फ्रेंड्स से डिस्कस करता है, या फिर टीचर से आप बात कर सकते हो. मतलब जिस भी पर्सन, जो पर्सन आपके क्लोज है, जिससे आप अपनी प्रॉब्लम्स डिस्कस कर सकते हैं, प्लीज़ गो एंड टॉक टू दैट पर्सन. बट दैट शुड बी, द पर्सन शुड बी वेरी वेरी क्लोज टू यू. ऐसे किसी जैसे हम कहते हैं ना कि वो जो डिस्टेंट कजन्स होते हैं या डिस्टेंट रिलेटिव्स होते हैं, उनसे अपनी पर्सनल इश्यूज ये वाले डिस्कस नहीं करने चाहिए. Okay, what could be the possible reasons behind some unhealthy habits like smoking during teenage? How should the teenagers handle it? टीनेजर्स जो है स्मोकिंग करते हैं, उसका रीज़न क्या हो सकता है और उनको ये कैसे डील करना चाहिए? तो रीज़न्स क्या होते हैं कि वही बात है कि एडोलेसेंस है. एडोलेसेंस में दे आर वरीड अबाउट द फिजिकल चेंजेस गोइंग इन देयर, टेकिंग प्लेस इन देयर बॉडी. सोशली भी वो उतने एक्सेप्टेबल नहीं है तो होते हैं, वो अपना एक अलग पीयर ग्रुप चाहते हैं और उस पीयर ग्रुप में दे वांट टू प्रूव देमसेल्फ. दे फील, इफ़ दे फील इन्फीरियर, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स अगर होता है तो दे फील लाइक डूइंग दीज थिंग्स बिकॉज what they feel, what the children feel, that these things make them look cool. तो they start doing such things to just to prove their superiority कि हाँ वो बहुत मैनली हो गए. एक्चुअली बच्चा बहुत छोटा है लेकिन वो ये शो करना चाहता है कि मैं बहुत बड़ा हो गया हूँ मैं. तो ये taking drugs, smoking, taking alcohol, the children think that this is a sign of reaching adulthood, कि हम बड़े हो गए हैं इसलिए हम स्मोक कर रहे हैं, स्मोक करके दिखा रहे हैं. जो बच्चा स्मोक नहीं करता उस पर वो दे लुक डाउन अपॉन के तो बच्चा है और हम बड़े हो गए. सो दैट वे, सो दिस इज़ वेरी इमोशनली बड़ा गलत चीज़ है, या दिस इज़ इमोशनली डिस्टर्बिंग. सो सच चिल्ड्रन नीड टू बी काउंसल्ड. तो ये जो रीज़न है ये है कि दे आर नॉट, वो जो बच्चे हैं दे आर नॉट वेरी सोशली एक्सेप्टेबल. तो वो अपने लिए एक सोशल आइडेंटिटी क्रिएट करने के लिए ये सब काम करते हैं, जस्ट टू स्टैंड आउट अमंग द क्राउड जिसको हम कहते हैं ना. तो कैसे हैंडल करना चाहिए इस चीज़ को? सबसे बड़ी बात है कि आपको एक अच्छा पीयर ग्रुप होना चाहिए, आपके फ्रेंड सर्कल अच्छा होना चाहिए. चूज़ वाइजली, एंड इफ़ यू हैव एनी इश्यूज़ प्लीज़ डिस्कस विद योर पेरेंट्स और योर टीचर्स और योर सिबलिंग्स जो भी आपके क्लोज है. देन आपका जो स्पेयर टाइम है आप अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करिए, अपनी एक्सरसाइज करिए, कोई हॉबी डेवलप करिए. डोंट वेस्ट योर स्टडीज़ को फॉलो करिए. स्टडीज़ तो सबसे इंपॉर्टेंट है इस एज में, हेल्थ और स्टडी सबसे इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद आप बाकी सारी चीज़ों को डील करिए. तो इसको हैंडलिंग के वही सारी बातें जो हम बार बार बोल रहे हैं ना, वही सारी बातें इसमें भी एप्लीकेबल हैं. सो वी फिनिश विद दिस पर्टिकुलर चैप्टर हियर, एंड इसके बाद एक चैप्टर रह गया आपका बायोलॉजी का, उसको फिनिश करके विल बी डन विद द बायोलॉजी सिलेबस. ओके, टेक केयर.